चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिवाइज कर। एक रिवर दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं बता रहा हूँ। इज 2 किलोमीटर वाइड और फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ द रिवर। ये रिवर है और ये रिवर इस साइड जा रही है। फ्लो का डायरेक्शन इस साइड। दिस साइड इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। जिधर रिवर जाती है दैट पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। और जहां से आती है दिस साइड इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। ठीक है ना? अब मैं यहां पर अपना ओरिजिन मान, I'll make this as the x-axis and this as the y-axis। ठीक है ना? ये मेरा ओरिजिन है। सारे वेक्टर्स जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो ओरिजिन पर ड्रॉ होंगे। पहली चीज हमें क्या सीखनी है? ऑल वेक्टर्स मस्ट ओरिजिनेट एट द ओरिजिन। ऑल वेक्टर्स मस्ट ओरिजिनेट एट द ओरिजिन। ओरिजिन को ओरिजिन क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट एज द ओरिजिन? क्योंकि सारी चीजें वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना? तो यहां पर ये ओरिजिन है। आई मेक बोथ द वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो पहला वेक्टर कौन है? रिवर। रिवर की स्पीड स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और रिवर इस साइड जा रही है। तो मेरे को एक वेक्टर बनाना है इस साइड विच शुड बी 3। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है, वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। यानी अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा होता तो ये 5 की स्पीड से स्विम करता। स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा, स्टिल, स्टिल यानी रुका हुआ। तो अगर पानी रुका हुआ होता तो जो स्विमर है उसकी स्पीड तब 5 किलोमीटर पर आवर होती। एंड ही ट्राइज टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। यानी वो स्ट्रेट, उसका घर यहाँ पर है तो वो अपने घर जाना चाह रहा है। ही ट्राइज टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। तो ये मैंने नीटली दूसरा वेक्टर बनाया। आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। So this is the velocity of the swimmer, which is given as 5. It is in the unit of kilometer per hour. अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। आई हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। कोई कहता है क्यों ऐड करना है? क्योंकि बेटा जब स्विमर जाएगा, स्विमर पे पानी का इफेक्ट ऐड होगा ना। स्विमर के ऊपर पानी का इफेक्ट ऐड होगा। ये स्विमर है, ये पानी है, स्विमर के ऊपर रिवर का इफेक्ट ऐड होगा। तो उसकी स्पीड ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, वो वहां चला जाएगा। तो लाइन क्या सुनिए ध्यान से। स्विमर के ऊपर रिवर का इफेक्ट ऐड होगा। स्विमर के ऊपर रिवर का इफेक्ट ऐड होगा। तो जो रिवर है उसको आपको स्विमर में ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें अच्छा लगता है अगर हम ए और बी नाम यूज करें। तो इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं उसको ए बोलूँ। मेरे लिए स्विमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विमर ही हमारे लिए, हम स्विमर को ही देख रहे हैं। स्विमर के ऊपर पानी का, तो रिवर को मैं बी बोलूँ। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैं यहां लिख लेता हूं, थीटा 90 डिग्री। किसी भी वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन में जस्ट मेक श्योर कि आपको ए पता हो, बी पता हो और उनके बीच का एंगल थीटा पता हो, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ए बी थीटा हमें पता है, मैंने फिगर में लेबल। अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा। पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल यहाँ, ये इसके पैरेलल। और अब पैरेललोग्राम का डायरेक्टर, डायगोनल भी वहीं से ओरिजिनेट होना चाहिए, ओरिजिन से। तो ये इनका, जल्दी जल्दी करेंगे ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये ऑलरेडी करा दिया है मैंने आपको ना। जस्ट रिवाइज हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द वी नेट, दिस इज वी नेट, जिसको आप चाहो तो आर भी नाम। तो हमें क्या क्या निकालना होता है? हमें आर निकालना होता है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है और आर का ए के साथ एंगल, ये कहलाता है बीटा। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, फिजिक्स में वरना आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आप ध्यान अभी नहीं दोगे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं वेक्टर्स, ये हमारे 2 साल 11th 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
even more important than calculus. दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है और उसके सेकंड नंबर पे कैलकुलस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो रिजल्टेंट का ए के साथ का एंगल होता है बीटा। रिजल्टेंट का ए के साथ का एंगल होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, मार्जिन में लिखो सब कुछ, मार्जिन में लिखो 5 थिंग्स इन फिगर। आपकी फिगर में 5 चीजें होनी चाहिए, लिखो। बारी बारी भूल जाते हो वरना आप लोग। फिगर जब भी बनाओगे इट शुड हैव 5 थिंग्स। 5 थिंग्स कौन सी? ए बी थीटा आर और बी। अब चेक कर लो मेरी फिगर में कोई भी कमी। ए बी थीटा आर। ए बी और थीटा दिए होते हैं, आर और बीटा निकालने होते हैं बस। तो जल्दी से क्वेश्चन को पूरा करते हैं। और ये आदमी जाना तो चाहता था सीधा, पर रिवर का इफेक्ट ऐड होने के बाद ही विल नॉट गो स्ट्रेट, ही विल लैंड हियर। ये यहाँ पे जाए क्योंकि रिवर ने इसकी डायरेक्शन को मोड़ दिया। ही इज नाउ नो लॉन्गर गोइंग स्ट्रेट, ही इज गोइंग हियर, यहाँ पर। तो ये यहाँ पे जाके, ठीक है ना, नेमिंग भी करना चाहते हैं, नेम कर देते हैं ओ। लेट्स नेम दीज पॉइंट्स। ठीक है ना, कुछ नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। सी डी ई एफ। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझना चाहिए। चलो, वेक्टर इज वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक्स बेटा, कुछ नहीं सोचना, फिगर बना दी बस। दो नई नए फॉर्मूले सीखे आपने, बाकी सब इसमें क्लास 10 की ज्योमेट्री है। जस्ट 2 न्यू रिजल्ट्स, दो नए फॉर्मूले, उसके अलावा सिर्फ क्लास 10 की ज्योमेट्री है। वेक्टर के क्वेश्चन में बस दो फॉर्मूले नए हैं, बाकी सब कुछ 10th का बच्चा भी कर सकता है। देखो क्या दो नए फॉर्मूले। मॉड आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। डाल दीजिए, ए बी थीटा डाल दो, करा ही था भाई। तो हमारा रिजल्टेंट आता है √34 किलोमीटर पर। यहां मैं लिख दूंगा √34 किलोमीटर पर। tan बीटा d sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो b कितना है 3, और वो डेटा डाल दो। tan बीटा आता है 3/5। tan बीटा आ जाता है 3/5। तो बीटा कितना हो गया? बीटा हो गया tan इनवर्स 3/5। या तो आप tan बीटा ही छोड़ दो, पर पहचान तो सकते नहीं हो, तो tan को इस साइड ले जाके tan इनवर्स बना के ये हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये हमने किया ही था। अब इसके बाद वो पूछता है ड्रिफ्ट कितना हो। ये डिस्टेंस है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट 10th क्लास का बच्चा भी निकाल सकता। इसको मैं सिमिलर ट्राइंगल से भी नहीं करता, मैं इसको ज्योमेट्री से कर लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से। आई कंसिडर अ ट्राइंगल ई एफ ओ। देखो ड्रिफ्ट निकालने के लिए यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कंसिडर ट्राइंगल ई एफ ओ। ई ये छोटे वाला ट्राइंगल भूल जाओ फॉर द टाइम भी। ये छोटे वाला ट्राइंगल भूल जाइए, जस्ट कंसिडर ये पूरा बड़े वाला। ठीक है ना बेटा, ध्यान दो, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। इन दो पॉइंट्स को नाम ही नहीं दे, छोड़ दे। ई एफ, पूरा बड़े वाला। इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है? बीटा है। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं लिखूं tan बीटा, tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी परपेंडिकुलर है ई एफ और बेस है ई ओ। तो tan बीटा इन द बड़े वाला ट्राइंगल वुड बी ई एफ अपॉन ई ओ, है ना? तो और tan बीटा भी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज tan बीटा। tan बीटा इज 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू ई एफ
एंड ईओ डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस ईओ डिस्टेंस वाज गिवन एज 2 किलोमीटर। तो यहां से आप ईएफ निकाल, ईएफ आता है 6 पर, ईएफ आता है 6 पर। तो ड्रिफ्ट कम्स आउट टू बी 6/5। बेचारे को रिवर क्रॉस करने के साथ साथ आगे चला गया, कितना अपने घर से आगे चला गया, 6/5 किलो। ठीक है ना, ये सब आपने कर रखा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, और लास्ट चीज है, अगर वो पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू स्विम, तो बेटा स्टार्ट उसने यहां से किया था, वो स्विम करके यहां जा रहा था, पर उसमें रिवर का इफेक्ट ऐड हुआ, तो रिवर का इफेक्ट ऐड होते होते वो यहाँ से, देखो ध्यान से, ये मान लो स्विमर जा रहा है, ये उसमें रिवर ऐड हुई, तो रिवर उसको यहाँ ले, तो कितना डिस्टेंस उसको स्विम करना पड़ा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट ओ ई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ एन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ एन। और वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल, अंडर रूट ऑफ ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का, which is under root of 2 square plus 6/5 का square, which is equal to 4 plus 36/25, which is under root of, देखते जाओ करा हुआ है आप लोगों ने ये, 136/25, 136/25, 36, 136 को आप लिख सकते हो 4 into 30/25, ये हो गया 2/5, बाहर आ गया √30 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल, ये वाला डिस्टेंस। अब नाउ टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई आई अंडरस्टैंड कि कई बच्चों को समझ में आ गया था, आप सोच रहे हैं क्यों करा रहे, बेटा आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये वेक्टर के आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है इस क्वेश्चन। तो इट्स बेटर, मतलब जरूरी नहीं है कि आप, कि ठीक है आपको समझ में आ गया, जस्ट रिवाइज इट अगेन। ठीक है ना, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हाउ मच, 2/5 √34 divided by the speed with which he is going. He is going with the speed √34. The time taken is 2/5 hours. उसको into 60 कर देते हैं, ठीक है ना, तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा 24 minutes। ठीक है, अदरवाइज आई कुड हैव लेफ्ट इट इन आवर्स आल्सो, दैट्स नॉट अ बिग डील। वो तो आपकी मर्जी है, अगर एमसीक्यू होता तो आप देख लीजिए मिनट में ऑप्शन है या आवर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बेटा ट्राई करके रखेंगे, जिससे कि जल्दी से क्लास में डिस्कस कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 खोल लीजिए, आप लोगों ने कहाँ पे करा, मैं इसको बिठाऊंगा नहीं, इसकी फिगर, उसकी फिगर के साथ साथ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ठीक है ना, वील लीव दिस फिगर, वील रेफर टू दिस अगेन। ठीक है ना, तो इसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने अलग कर दिया, विल मेक स्पेस है यहाँ पर, हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 आपको, क्योंकि फर्क दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 3 से क्या है, तो क्वेश्चन 3 बने रहने दो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द अबव क्वेश्चन इन व्हाट डायरेक्शन should the man swim if he wishes to reach the directly opposite pole? इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, क्या धोखा हो गया, ये बेचारा स्विम तो कर गया पर अपने घर पे लैंड नहीं हुआ। इसका घर था सामने, इसने स्विम करा, बेचारे ने बहुत मेहनत करी स्विम करने में, पर रिवर इसको आगे ले गई, तो ये यहां जाके लैंड, है ना, आगे लैंड। अब सोचो, अब सोचो,
कि अगर इसको फिजिक्स आता हो, अगर ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता, ये जानता होता वेक्टर के बारे में, तो ये थोड़ा दिमाग लगाता स्विम करना शुरू करने से पहले। ये सोचता कि यार वेक्टर है मेरा, वेलोसिटी, उसमें पानी ऐड होगा तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, मैं तो आगे चला जाऊंगा। तो ये उसका सॉल्यूशन सोचता कि क्या ऐसा करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपने घर पहुंच पाऊं। घर तो ये भी पहुंच जाएगा, पर इसको मेहनत और करनी पड़ेगी, चल के वापस भी तो आना पड़ेगा। ये चाहता है सेकंड केस में, सेकंड केस में ये चाहता है मैं सीधा घर, ये ओरिजिन है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ये एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि वेक्टर लगेगा, दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना, वाई एक्सिस का एरो मत बनाओ, ठीक है ना, वाई लिखना भी जरूरी नहीं है, उसे तुम्हारे समझने के लिए एरो सिर्फ वेक्टर के ऊपर। ये इसका है। तो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की स्पीड तो अभी भी कितनी ही दे रखी है, 3 ही है, तो ये हमारा वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब बताइए बेटा, अब क्या करें यार, ये क्या करे, ये चाहता है, ये इंटेलिजेंट है, इसको फिजिक्स आता है, ही नोज वेक्टर्स आल्सो। ये क्या करे कि ये ड्रिफ्ट ना हो जाए आगे, ये आगे ड्रिफ्ट, ये दिमाग लगाता है, देखना सुनना, इसको ये बात पता है कि ये जहां भी जाए, देखो देखो ना बेटा, सब बच्चे ध्यान दो, ऑल ऑफ यू प्लीज, ठीक है ना, सब लोग ध्यान दो। इसको पता है ये जहां पे भी जाएगा, इसमें रिवर एड हो और पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट ऐसे आए, तो ये वहीं चला जाए। क्यों ना, क्यों ना इस बार ये पीछे की तरफ स्विम करे, पिछली बार ये सीधा स्विम करता था, क्यों ना इस बार ये ऐसे स्विम, थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है, बट बहुत हाई फाई थोड़ा है फिजिक्स। क्यों ना ये पीछे की तरफ स्विम करे, इंस्टेड ऑफ वीएस बीइंग सीधा, वीएस पीछे की तरफ टेढ़ा हो, वीएस हो जाए पीछे की तरफ अगर ऐसे। अब देखो, अगर वीएस पीछे की तरफ एंड, अभी भी मैं वही लॉजिक करूंगा, अभी भी मैं पैरेललोग्राम ही बनाऊंगा जैसे मैंने पिछली बार बनाया था, अभी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट देगा। पर अब देखिए, अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिवर है, ये स्विमर है, स्विमर पीछे की तरफ जा रहे हैं, वैसे भी तुम कॉमन सेंस भी लगा लो, फिजिक्स ना भी लगाओ, ये पीछे की तरफ जा रहा है, रिवर इसको सीधा करके अपने, पिछली बार सीधा जा रहा था तो रिवर ने इसको आगे भेज दिया, इस बार ये जानबूझ के पीछे की तरफ जाता है, जिससे कि रिवर का इफेक्ट ऐड होने पर ये सीधा अपने घर चला, तो ये सीधा यहीं लैंड। तो सेकंड पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में इसको अपस्ट्रीम की तरफ स्विम करना चाहिए, ये साइड कहलाती है अपस्ट्रीम, और ये साइड कहलाती थी डाउनस्ट्रीम, है ना, इस फिगर में जहां से रिवर आ रही है दैट इज अपस्ट्रीम, जिस साइड जा रही है दैट इज डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, ये ऐसी फिगर बननी चाहिए, और अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये यहाँ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये 3 वाला उठा के यहाँ लगा, ठीक है ना, ये 3 है, और ये बन गया पैरेललोग्राम, और अब बेटा पैरेललोग्राम का डायगोनल वही ओरिजिन से ही दूसरे वर्टेक्स का, दिस विल गिव यू क्या, वी नेट, दिस विल बी द वी नेट, जिसको हम बोलेंगे R। देखो दोनों फिगर्स अब आपके सामने हैं साथ साथ, यू कैन कंपेयर देम, यू हैव बोथ दीज फिगर्स। बिफोर वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन, हमें ए बी और वो सब शो करने हैं। ए कौन था, स्विम, बी कौन था, रिवर, तो ए कौन है इस बार भी, स्विमर, बी कौन है, रिवर,
इस बार मुझे ए और बी के बीच का बेटा एंगल नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल, यही तो मुझे निकालना है। मुझे ये क्वेश्चन तो और भी आसान है बेटा, ये दिस वन इज इजियर। ये तो और टेंथ, इसमें तो वेक्टर का दो फॉर्मूले भी नहीं लगते, दो फॉर्मूले भी नहीं लगेंगे वेक्टर के, तो पूरा टेंथ की ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इस बार ये आदमी, इसमें हम लिख लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये कुछ एंगल ऊपर की तरफ से, मान लेते हैं ये सीधा नहीं जाता, दिस लाइन वाज कॉल्ड एज स्ट्रेट, है ना, ये स्ट्रेट से कुछ एंगल ऊपर की तरफ, पिछली बार ये सीधा जा रहा था ना, अब ये अपस्ट्रीम मुड़ गया, है ना, ही इज बेंट, ही इज ट्राइंग टू स्विम इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। इस एंगल को अभी के लिए मुझे नहीं पता ना कितने एंगल अपस्ट्रीम कर, कितने एंगल कर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितने हैं? तो लेट अस कॉल दिस एंगल एज, और मैं लिखता हूं, लेट द स्विमर ट्राई टू स्विम एट एंगल अल्फा अपस्ट्रीम। ठीक है ना, यही अल्फा आपको निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए बेटा एक बार, क्वेश्चन पढ़िए, रीड द क्वेश्चन कि आपको क्या निकालना है। In the above question, in what direction should the man swim if he wishes to reach the directly opposite point? If he wishes to reach the directly opposite point, तो कितने एंगल वो डायरेक्शन यानी कितने एंगल पर वो स्विम करें। तो लेट अस टेक दिस एंगल एज, इसमें तो बेटा वेक्टर भी नहीं लगेगा, ये आप अल्फा टेंथ क्लास फिगर देख लो, टेंथ क्लास की ज्योमेट्री से आप ये क्वेश्चन कर सकते, करो चलो, टेल मी अल्फा, बनाइए चलिए। फोर्थ का आंसर अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे। आई वांट यू टू टेल मी कि अल्फा कितना। देखते हैं कौन कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है। अल्फा एंगल कितना होगा, मैंने आपको ये हिंट दे दिया कि ये टेंथ क्लास का बच्चा भी कर सकता है, इस फिगर को देख के पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर लो या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर लो, अल्फा एंगल निकालो। डोंट यूज एनी वेक्टर का, आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू फाइंड द रिजल्ट। मेरे को रिजल्टेंट का एंगल लिखकर एक के साथ वो भी नहीं, मेरे को अपना सिर्फ क्या करना है, मेरे को अल्फा एंगल। क्या हुआ, कोई नहीं बता पा रहा, चलो इस बार ऐसा करो, रिजल्टेंट भी निकाल लो, रिजल्टेंट भी निकाल लो, पर रिजल्टेंट रिजल्टेंट आप वेक्टर के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। सुनिएगा बेटा, यहाँ पे एक चीज सुनिए, लिसन, इन दिस केस यू कैन नॉट फाइंड द रिजल्टेंट यूजिंग द वेक्टर का फॉर्मूला। क्यों, कोई कहता है मैं वेक्टर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब आप लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा मुझे नहीं पता, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा में तो ये भी ऐड हो जाएगा, थीटा कितना है, ए और बी के बीच का एंगल, देखो थीटा एंगल कितना है, थीटा एंगल, कैन एनीबॉडी टेल मी थीटा कितना है, थीटा इज 90 प्लस एल, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, ये देखो थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और बी है, ए और बी के बीच का एंगल देखिए बेटा, सब बच्चे देखो, रिजल्टेंट में रिजल्टेंट के फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकता, ये क्वेश्चन 11th क्लास का बच्चा नहीं कर पाएगा पर 10th वाला कर लेगा। आप रिजल्टेंट रिजल्टेंट के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये है वेक्टर ए, स्विमर इधर जा रहा है, ये है रिवर, इनके बीच का जो एंगल है विच इज एन अननोन, 90 प्लस अल्फा एंगल है इनके बीच, आई डोंट नो अल्फा, मुझे अल्फा ही नहीं पता, तो 90 प्लस अल्फा कैसे डालूंगा, है ना, तो मैं रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं इस क्वेश्चन में 11th का कोई लॉजिक लगाऊंगा ही नहीं, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक देखो बेटा, क्या क्या देखो, हाँ, तो यहाँ मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा देखो, पैरेललोग्राम की, बेटा प्लीज लिसन, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये कितनी थी,
ये कितनी थी? 3। तो ये भी कितना होगा? 3। दिस इज ऑल्सो, है ना? ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? अब अब इस ट्राइंगल में जो मैंने हाईलाइट करा है बेटा, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लिख दो। ये है 5, 5 हाइपोटेन्यूज है, 5 हाइपोटेन्यूज। ये कौन है? ये रिजल्टेंट आर, जो कि मुझे नहीं पता, ये जो आया था, दिस वाज द रिजल्टेंट, है ना? आर मुझे नहीं पता, पर फॉरगेट अबाउट वेक्टर, मैं पाइथागोरस लिख रहा हूं, ये मेरा रिजल्टेंट आया था। रिजल्टेंट ही तो डायगोनल था बेटा, ये यही तो रिजल्टेंट है, देखो लिखा हुआ है ना? यही तो आर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हाँ या नहीं? आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये तो 10th क्लास के, आई थिंक 8th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। तो आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? आर हाइपोटेन्यूज नहीं है बेटा, ये मान लेते ना 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे आर हाइपोटेन्यूज नहीं है, जो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 5 का स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस 3। तो आर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। आर कम्स आउट, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 4। यहाँ लिख दे, ठीक है ना? रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, पिछली बार से कंपेयर करो। और अल्फा एंगल कैसे निकालूं? अल्फा, आप टैन वैन कुछ, आप सिंपल अपना ज्योमेट्री का टैन अल्फा वाला फॉर्मूला, जस्ट बता, टेल मी टैन अल्फा इस ट्राइंगल में। टैन अल्फा विल बी क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखो, टैन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल? टैन अल्फा, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3। बेस, बेस 4। ये तो पहचान लेंगे, है ना? ये वाला तो पहचान लेंगे, है ना? टैन अल्फा 3/4। तो अल्फा इज हाउ मच? 30/70। अल्फा इज 30। तो एट व्हाट एंगल स्विमर ट्राई टू स्विम एट एंगल अल्फा, कितना है? कई बार वो आपसे अभी पूछता है। बाहर वाला, ये लाइन जो है, सुनिए सुनिए, ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है रिबैन। दिस इज कॉल्ड एज द। तो कई बार वो प्रेफर करता है एग्जामिनर कि आप जब भी ऐसे केस में एंगल बताएं, जब भी आप ऐसे केस में एंगल बताएं, आप अंदर वाले के ना बताकर बाहर वाला है। स्विमर कितने एंगल पर जा रहा है, आप स्विमर का एंगल रिवर बैंक के साथ, क्योंकि ये मेजर करना आसान होगा। रिवर के बीच में ऐसी कोई सीधी लाइन तो बनी भी नहीं है, तो मेरे को यहां से रियल लाइफ में इस लाइन के साथ एंगल मेजर कैसे करूंगा? यहाँ रिवर में कोई ऐसी कोई लाइन तो बनी नहीं है बीच में। तो मेरे को ये जो स्विमर जा रहा है, इस यहाँ से एंगल मेजर करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ कोई रिवर के अंदर लाइन तो है नहीं। पर उसको अपना एंगल रिवर बैंक के साथ मेजर करना आसान है, क्योंकि बाहर रिवर बैंक तो है ना असली में। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको क्वेश्चन में ना बता रहा, पूछा, क्लैरिटी ना हो कि कौन सा पूछ रहा है, आप दोनों। अल्फा 37 है, और बाहर वाले एंगल को आप कोई और नाम दे दीजिए। लेट अस से यू कॉल इट एज 5। दिस इज द सिंबल 5। ठीक है ना? इसको यहां से हटा रहा हूं। इस बाहर वाले एंगल को मैं नाम दे रहा हूं 5। अब बताओ, अगर अल्फा हमारा 37 आया था, स्विमर का, स्विमर जो जाना चाह रहा था, ये स्विमर जाना चाहता था, इसका एंगल अल्फा 37 आया था, तो फाइव कितना? 5 इज 53 डिग्री। और किसके साथ है? पाई को लिखना आसान। पाई एंगल किसके साथ है? विद द रिवर बैंक, विद
रिवर बैंक। और विद रिवर बैंक किस साइड है, अपस्ट्रीम साइड है या डाउनस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड। तो फाइव को लिखना इजी होता है, फाइव इज 53 डिग्री विद रिवर बैंक अपस्ट्रीम। मैंने आपको दोनों एंगल्स बता दिए, अंदर वाला भी बाहर वाला। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर कुछ क्लैरिटी ना हो आप दोनों निकाल के फिगर में दोनों लेबल कर दो दोनों। अब देखो मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम, इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम। तो मैं क्या आंसर दूंगा, मैं क्या आंसर दूंगा बेटा, लिखेंगे सब बच्चे, लिखेंगे ही शुड ट्राई टू स्विम। लिखो सब बच्चे, ही शुड ट्राई टू स्विम एट 53 degree with the river bank upstream. He should try to swim at 53 degree with the river bank upstream. रिवर बैंक के साथ एंगल बता रही है 53, क्योंकि अगर मैं अल्फा बताता तो वो अल्फा किसके साथ विद द स्ट्रेट लाइन, विद द स्ट्रेट लाइन विद द नॉर्थ होता है ना, अल्फा विद द नॉर्थ होता, पर रिवर बैंक के साथ मेजर करना ज्यादा। तो ये वाला दोनों बता दीजिए, ठीक है। चलो टाइम कितना, बस लास्ट पार्ट, लेट अस फिनिश द क्लास, हमारा वी का टाइम हो गया है। तो क्या पूछ रहा है, टाइम टेक, चलो जल्दी से टाइम टेक, कितना टाइम लगेगा, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टाइम निकालिए कितना टाइम लगेगा। टाइम भी क्लास 9 का बच्चा निकाल सकता है, टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। चलो लेट्स सी कौन बच्चे, पहले 5 बच्चे जो सही आंसर देखते हैं, लेट मी सी कौन। बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, what is the distance traveled, he is not going here, he is not going here, he is going here, distance traveled, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। ठीक है ना। तो कोई कहता है डिस्टेंस कैसे निकालू, बेटा डिस्टेंस तो इस बार तो ड्रिफ्ट है ही नहीं, इस बार तो ड्रिफ्ट ही नहीं होगा, देयर इज नो ड्रिफ्ट इन दिस केस, ड्रिफ्ट तो है ही नहीं, सीधा ही जा रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ही इज ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर ओनली, सीधा ही तो जा रहा है। जाना चाह रहा था तो जा नहीं पाया, जाना चाहता था, देखो ना, क्या देखो जाना चाहता था पर रिवर ने इसको सीधा कर दिया, सीधा ही तो गया ये, जाना चाह रहा था इधर पर रिवर इसको सीधा कर दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस ही इज एक्चुअली ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर। और क्या स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड कितनी है जिससे ये जा रहा है, अरे रिजल्टेंट स्पीड कितनी है इसकी, जा किससे रहा है, जा तो 4 से रहा है ना, कोई कहता 5 से जा रहा है, अरे 5 से तो जाने की कोशिश कर रहा, रिवर ने इसकी स्पीड को 5 नहीं छोड़ा, रिवर ने इसकी स्पीड को 4, 5 तो थी पर रिवर का इफेक्ट ऐड होने का तो उसकी स्पीड बची कितनी, 4 बची ना। तो 2/5, नहीं सॉरी 2/4, कई बच्चे 2/5 बोल रहे हैं मेरे को, फिर 5 नहीं बची ना, वही तो कह रहे हैं 4, 2/4, स्पीड इज नॉट 5, 5 तो थी पर रिवर ने उसकी स्पीड को कितना कर दिया। तो कितना टाइम लगा, आधा, आधा घंटा यानी 30 मिनट्स, तो इस बेचारे को टाइम लगा 30। इसको क्या फायदा हुआ, इसको वापस इसको चलना नहीं पड़ा। दिस केस इज कॉल्ड एज द मिनिमम डिस्टेंस केस, मिनिमम लिखो, दिस केस इज कॉल्ड एज द मिनिमम डिस्टेंस केस, दिस केस इज कॉल्ड एज द मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा अब ये बता दीजिए बस, एक लास्ट खत्म करने से पहले, इसमें 30 मिनट्स लगे थे, इस केस में रिवर क्रॉस करने में कितना लगा, ये वाले केस, ठीक है ना। इसमें 24, इसमें 24 है ना, याद करो देखो, टाइम किसमें कम लगा है, टाइम इस वाले में कम, इस वाले को क्या बोलते हैं, दिस केस इज कॉल्ड एज
मिनिमम टाइम केस, मिनिमम टाइम केस, क्योंकि इसमें टाइम कम लगा है, इसमें 30 मिनट्स लगे बेटा, यहां उसको 24 मिनट लगे थे, ये टाइम कम लगा। दिस केस इज कॉल्ड एज मिनिमम टाइम। ये वाला, इसमें डिस्टेंस कम ट्रेवल कर, यहां देखो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर, मैं यहां से चल के यहां तक गया, डिस्टेंस ज्यादा था, इस बार डिस्टेंस कम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस, पर टाइम उसमें कम लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम टाइम। ये दोनों, आज की क्लास का पर्पस क्या था कि ये दोनों केसेस आपको साथ साथ दिखाता, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोग उसको कल या एक दो दिन बाद फिर से रिवाइज करिएगा, तब चीजें दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक दो दिन बाद ये दोनों क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना, नहीं होंगे तो रिकॉर्डिंग से रिवाइज। मिनिमम डिस्टेंस केस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम से कम है। मिनिमम टाइम केस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम इस केस में सबसे कम। देखो एक क्या उल्टा हुआ, इस केस में हालांकि सीधा घर पहुंच रहा है, पर टाइम थोड़ा ज्यादा, टाइम थोड़ा ज्यादा, इस केस में टाइम, कोई कहता है इस केस में टाइम ज्यादा क्यों लगा, हालांकि बिल्कुल सीधा गया है, डिस्टेंस भी तो कम ही ट्रेवल करे, तो टाइम तो कम लगना चाहिए था, इस केस में टाइम ज्यादा क्यों था, क्योंकि ये रिवर के अगेंस्ट स्विम कर, रिवर ऐसे आ रही थी, ये रिवर के अगेंस्ट स्विम कर रहा था, तो रिवर का इफेक्ट इसकी स्पीड को कम कर देता। इसकी स्पीड थी कितनी, सुनना बेटा, इसकी स्पीड थी कितनी, 5। रिवर ने इसकी स्पीड को कर कितना दिया, कम कर दी, रिवर ने इसकी स्पीड कम कर दी। इसीलिए हालांकि ये छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और टाइम इसको फिर भी ज्यादा लगा। इस केस में देखो, रिवर ने इसकी स्पीड कम नहीं करी थी, रिवर ने इसकी स्पीड 5 की जगह √34 कर, √34 इज ऑलमोस्ट, आई थिंक अराउंड, देखो √36 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 5.7 या 5.8 के आसपास, तो रिवर ने इसकी स्पीड को बढ़ाया था, रिवर ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, हालांकि डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, पर फिर भी स्पीड बढ़ी हुई है, तो वो जल्दी क्रॉस कर लेगा, मिनिमम टाइम रिवर जल्दी क्रॉस। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है ना। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है ना, 3 और 4 तो हो गए, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन है अब हम क्लास में वी विल डिस्कस इन द क्लास। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस नहीं हुआ है, और क्वेश्चन 5 डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो ट्राई करके आपने लाने हैं, क्लास में हम डिस्कस